अगर मैं ये कहूँ कि हमारी दिन भर की वो जो लंबी टू डू लिस्ट होती है ना, हाँ बिल्कुल। तो असल में वही लिस्ट हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो क्या इस बात पर आसानी से यकीन किया जा सकता है? मुझे तो लगता है शुरू में कोई यकीन नहीं करेगा। सही बात है। हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि एक साथ 10 काम करना, मतलब सुबह सुबह ईमेल का जवाब भी दे रहे हैं, साथ में नाश्ता भी बना रहे हैं, और दिमाग में मीटिंग की प्लानिंग भी चल रही है। एग्जैक्टली मतलब मल्टीटास्किंग करना ही सफलता की चाबी है। ऐसा लगता है कि जो इंसान जितना ज्यादा बिजी है वो उतना ही सफल है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक तरह का मिथ है। बिल्कुल। और हमारी आज की इस डीप डाइव का मकसद भी इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना है। आज हम एक बहुत ही शानदार समरी पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि कुशल चौधरी ने शेयर की है, राइट? हाँ बिल्कुल सही। ये समरी है गैरी केलर की मशहूर किताब द वन थिंग की। बहुत ही कमाल की किताब है ये, है ना? तो इस पूरी चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे हमारी एक साथ सब कुछ कर लेने की जो चाहत है वो हमें कहीं नहीं पहुंचने देती, और कैसे सिर्फ एक काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर हम असाधारण यानी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नतीजे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोल कर समझते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि ये विचार सुनने में जितना आसान और सीधा लगता है ना, असल जिंदगी में इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है यार, भागदौड़ी इतनी है। हाँ, और इस स्रोत सामग्री की गहराई असल में इसी बात में छिपी है। मतलब ये हमें और ज्यादा मेहनत करने या दिन के 24 घंटों से लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहती। अच्छा, तो फिर क्या कहती है? ये मेहनत बढ़ाने की नहीं, बल्कि दिशा सही करने की बात करती है। ये हमारी जो बिखरी हुई ऊर्जा होती है ना, उसे समेटकर एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करने का विज्ञान है। लेजर बीम, वाओ, ये बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, क्योंकि जब हम टू डू लिस्ट की बात करते हैं तो वो लिस्ट हमें ये तो बता देती है कि क्या क्या करना है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताती कि सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है। सही कहा। तो चलिए सीधा उस आदत पर वार करते हैं जिसे हमने आज की आधुनिक जिंदगी का एक तरह का मेडल या बैज ऑफ ऑनर मान लिया है। आप मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। मल्टीटास्किंग का भ्रम। स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि सफलता कभी भी एक साथ कई सारे काम करने से नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये पुराने जमाने की उस कहावत जैसा नहीं है कि हम हवा में 10 गेंदें एक साथ उछाल रहे हैं और आखिर में सारी गेंदें नीचे गिर जाती है। वो तो है ही, लेकिन इसे आज के दौर के हिसाब से देखें तो मल्टीटास्किंग करना बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कंप्यूटर की रैम पर एक ही वक्त में 50 भारी सॉफ्टवेयर खोल देना। अरे बाप रे, तब तो सिस्टम हैंग होना ही है। वही तो, हमें स्क्रीन पर लगता है कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोसेसर एक माइक्रोसेकंड के लिए एक सॉफ्टवेयर पर जाता है, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। हाँ, और इस लगातार स्विच करने के चक्कर में सिस्टम इतना गर्म हो जाता है कि आखिर में वो क्रैश कर जाता है। और हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, आज की दुनिया, हमारे बॉस, हमारे क्लाइंट्स, ये सब तो हमसे यही उम्मीद करते हैं ना कि हम एक साथ हर जगह मौजूद रहें। हाँ, उम्मीदें तो बहुत होती हैं। मतलब स्लैक पर मैसेज का तुरंत रिप्लाई भी जाए और बैकग्राउंड में हमारी प्रेजेंटेशन भी बनती रहे। तो ऐसे माहौल में क्या मल्टीटास्किंग से बचना वाकई मुमकिन है? यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग व्यस्त होने को ही प्रोडक्टिव होना मान लेते हैं। हाँ, बिजी दिखना ज्यादा जरूरी लगता है सबको। बिल्कुल। और जो बात आपने कंप्यूटर के प्रोसेसर वाली कही ना, वो इंसानी दिमाग पर एकदम सटीक बैठती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो दिमाग तुरंत दूसरे काम पर फोकस नहीं कर पाता। इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। स्विचिंग कॉस्ट यानी एक काम से दूसरे काम पर जाने की कीमत। एग्जैक्टली। इस प्रक्रिया में हमारी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट होते हैं। और जहां तक दुनिया की उम्मीदों की बात है, हाँ, जो लोग उम्मीद करते हैं कि हम हर जगह रहें। हाँ, तो आधुनिक दुनिया का डिजाइन ही ऐसा है कि वो आपको हमेशा रिएक्टिव स्थिति में रखना चाहती है। मतलब बस प्रतिक्रिया देते रहो, हर नोटिफिकेशन पे भागते रहो। सही बात है। लेकिन स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि असल सफलता कभी भी रिएक्टिव होने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? ये इस बात को पहचानने से मिलती है कि हर काम की अहमियत बराबर नहीं होती। दिन भर के 50 छोटे छोटे काम निपटाने से मिलने वाली झूठी संतुष्टि के बजाय, हाँ, वो जो लिस्ट में टिक मार्क लगाने की खुशी होती है, बिल्कुल, उस झूठी खुशी के बजाय असल सफलता सिर्फ उस एक सबसे जरूरी काम को करने से मिलती है जो सीधा हमारे मुख्य लक्ष्य से जुड़ा हो।
ये बात तर्क की कसौटी पर बिल्कुल सही लगती है कि अगर 50 टैब खोलेंगे तो सिस्टम क्रैश होगा ही। हाँ, वो तो तय है। लेकिन जब ये साबित हो गया कि मल्टीटास्किंग काम नहीं करती, तो अगला सबसे बड़ा उलझन भरा हिस्सा ये आता है कि फिर किस काम पर फोकस किया जाए। एग्जैक्टली मतलब हमारी डेस्क पर तो 50 फाइलें पड़ी हैं, तो वो एक फाइल कौन सी होनी चाहिए? और यहीं पर स्रोत एक ऐसा विचार सामने रखता है जो पूरी सोच को पलट देता है। अच्छा, ऐसा क्या विचार है? समरी बताती है कि जो लोग बेहद सफल होते हैं वे हमेशा खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछते हैं। ओके, वो सवाल क्या है? सवाल है, मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जिसको करने से बाकी सारी चीजें या तो आसान हो जाएंगी या फिर उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये कोई आम सवाल नहीं है। प्रायोरिटी तय नहीं कर रहा है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही आक्रामक फिल्टर की तरह काम कर रहा है जो हमारे रास्ते का सारा फालतू कचरा साफ कर देता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इस सवाल की बनावट पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला, आसान होना, और दूसरा, जरूरत ना रहना। ओके, थोड़ा और समझाइए इसे। देखिए, जब कोई ये सवाल पूछता है तो वो असल में उस एक धुरी को यानी उस लिंचपिन को ढूंढ रहा होता है जिस पर पूरी मशीन टिकी है। हाँ, समझ रहा हूँ। मान लीजिए कि किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। उसके पास 10 अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे नए विज्ञापन बनाना या कोल्ड कॉलिंग करना। हाँ, या फिर वेबसाइट का डिजाइन बदलना। लेकिन अगर वो ये सवाल पूछे तो शायद जवाब ये मिले कि किसी एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पार्टनरशिप करना ही वो वन थिंग है। ओह! और अगर वो पार्टनरशिप हो गई तो अचानक से कॉल कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, और विज्ञापन का काम अपने आप बहुत आसान हो जाएगा। अरे वाह! मतलब उस एक काम ने बाकी सारी छोटी-मोटी रुकावटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बिल्कुल, यही इस सवाल की असली ताकत है। यार, यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। Here's where it gets really interesting. हाँ, बताइए। क्योंकि सवाल के जरिए जब वो एक काम मिल जाता है ना, हाँ, तो कहानी सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असल खेल तो अब शुरू होता है। हाँ, उस एक काम को लगातार करने का असर कितना बड़ा और भयानक हो सकता है, स्रोत इसे डोमिनो इफेक्ट के जरिए समझाता है। डोमिनो इफेक्ट? ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है ना? हाँ, हम सबने वीडियोस में देखा है कि कैसे एक छोटे से डोमिनो को गिराने से पूरी लाइन गिर जाती है। हाँ, वो खट 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 करके सब गिरते जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका जो फिजिक्स है वो दिमाग हिला देने वाला है। अच्छा, कैसे? एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। वाओ, 50% बड़ा। हाँ, अगर हम सिर्फ 2 इंच के एक छोटे से डोमिनो से शुरुआत करें, तो वो 3 इंच के डोमिनो को गिराएगा। ठीक है, समझ गए। और अगर ये सिलसिला चलता रहे, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कारण जो 18वां डोमिनो होगा ना, हाँ, वो कितना बड़ा होगा? वो इतना बड़ा होगा कि पीसा की झुकी हुई मीनार के बराबर होगा। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, और 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। अरे बाप रे! और सुनिए, 57वां डोमिनो सीधा चांद तक पहुंच जाएगा। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाला है। है ना? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये बताता है कि शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। लेकिन उसका असर समय के साथ कितना विशाल हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ, तो क्या समझ आता है? तो हम समझ पाते हैं कि सफलता की प्रकृति कैसी होती है। सफलता कोई ऐसा धमाका नहीं है जो रातों रात होता है। मतलब कोई लॉटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ने जैसी प्रक्रिया है, किसी लिफ्ट से एक साथ ऊपर पहुंचने जैसी नहीं। हाँ, एक एक स्टेप करके। ये क्रमिक है, यानी सीक्वेंशियल है, एक साथ नहीं होती। समस्या तब आती है जब लोग सीधा 57वें डोमिनो को पहली ही बार में धक्का देने की कोशिश करते हैं। मतलब सीधे चांद तक पहुंचने वाले लक्ष्य को। हाँ, वे अपनी सारी ऊर्जा उस विशाल डोमिनो को हिलाने में लगा देते हैं जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। और फिर वे निराश होकर हार मान लेते हैं। बिल्कुल। समूरी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उस पहले 2 इंच के छोटे डोमिनो को पहचानने और उसे गिराने की है। सिर्फ वो पहला छोटा सा स्टेप। हाँ, क्योंकि जब वो पहला एक्शन लिया जाता है तो उससे जो मोमेंटम पैदा होता है वो अगले बड़े लक्ष्य को आसान बना देता है। वाह, तो मतलब सफलता इसी तरह मल्टीप्लाई होती है। एकदम सही। ये डोमिनो वाली बात तो सच में आंखों के सामने एक बहुत ही साफ तस्वीर बना देती है। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है ये। हमने अपना पहला डोमिनो ढूंढ लिया, हमने उस शक्तिशाली सवाल से अपनी वन थिंग भी तय कर ली, लेकिन क्या? अब आता है सबसे बड़ा और सबसे प्रैक्टिकल टकराव। अच्छा,
वो कौन सा? उस पहले डोमिनो को गिराने के लिए जो शांति और एकाग्रता चाहिए, उसके लिए वक्त कैसे निकाला जाए? हाँ, ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। मतलब इस शोर शराबे वाली दुनिया में जहां हर सेकंड कोई नया नोटिफिकेशन फोन की स्क्रीन पर चमकता है, वहां फोकस कैसे बनाया जाए? और यहीं पर श्रुत टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट पेश करता है। टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, समरी के अनुसार अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करने के लिए हर रोज एक तय समय रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ओके। जो लोग सफल होते हैं वो अपने समय की रक्षा किसी मजबूत किले की तरह करते हैं। किले की तरह। हाँ, क्योंकि असाधारण नतीजों के लिए असाधारण फोकस की जरूरत होती है और ये नियम बिजनेस, ट्रेडिंग, पढ़ाई हर जगह लागू होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। अच्छा, क्यों? देखिए, ये टाइम ब्लॉकिंग का विचार किताबों में या समरी में तो बहुत आदर्श लगता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करेगा? कोई इंसान ये कैसे कह सकता है कि अगले 4 घंटे में कुछ भी हो जाए, मैं किसी के लिए उपलब्ध नहीं हूँ? आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है। क्या सच में हम दुनिया के इस भागदौड़ से खुद को पूरी तरह काटकर एक सुरक्षित किले में बंद हो सकते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, बताइए। और यहीं पर ज्यादातर लोग टाइम ब्लॉकिंग को गलत समझ लेते हैं। कैसे? लोग सोचते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग कोई पैसिव प्रक्रिया है, मतलब आपने कैलेंडर पर लाल रंग से 4 घंटे मार्क कर दिए और चमत्कार हो गया। हाँ, कि अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही एक्टिव और संघर्ष वाली प्रक्रिया है। अपने समय की रक्षा करने का मतलब है कि आपको उस किले की दीवारों पर कड़ा पहरा देना होगा। मतलब लड़ना पड़ेगा अपने वक्त के लिए। बिल्कुल। ध्यान भटकाने वाली चीजें, गैर जरूरी काम और यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उस रिजर्व किए गए समय में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ, लोग तो आ ही जाते हैं काम के बीच में। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग का असली मतलब सिर्फ समय निकालना नहीं है, बल्कि अपनी बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से तय करना है। अपनी सीमाएं तय करना। हाँ, हो सकता है कि शुरुआत में 4 घंटे न मिलें, लेकिन क्या वो पहला डोमिनो गिराने के लिए दिन का 1 घंटा बिना किसी रुकावट के ब्लॉक किया जा सकता है? 1 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है। बस फोन को दूसरे कमरे में रखकर, इंटरनेट बंद करके सिर्फ उस वन थिंग पर पूरी तरह से समर्पित होना। चाहे वो शेयर बाजार का कोई गहरा विश्लेषण करना हो या बिजनेस की कोई अहम रणनीति बनाना, या कोई नई कला सीखना हो। जब हम उस रिजर्व किए गए समय का सम्मान खुद करते हैं ना, तब बाकी दुनिया भी उसका सम्मान करना सीखती है। एग्जैक्टली। यानी वो अकेला रातों रात नहीं बनता, उसकी एक एक ईंट हमें अपने अनुशासन से रखनी पड़ती है। बहुत सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धाड़ों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि सफलता की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली और आक्रामक सवाल से होती है। वो ऐसा कौन सा एक काम है जिससे बाकी सब आसान हो जाए? बिल्कुल। और हमने उस बड़े भ्रम को तोड़ा कि रैम पर 50 टैब खोलने से कंप्यूटर तेज नहीं चलता, बल्कि क्रैश होता है। ठीक उसी तरह मल्टीटास्किंग हमारी ऊर्जा सोख लेती है। हमने समझा कि कैसे डोमिनो इफेक्ट एक छोटे से 2 इंच के एक्शन से शुरू होकर चांद तक पहुंचने जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। और आखिर में कैसे टाइम ब्लॉकिंग के जरिए अपने समय के किले की रक्षा की जा सकती है, ताकि उस एक काम को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें काम करने के एक एकदम नए नजरिए से मिलवाती है। हाँ, एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि जीवन में कम काम करके, लेकिन सही दिशा में काम करके कहीं ज्यादा बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। सही कहा। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा उलझाने वाला विचार सामने आता है। अच्छा, वो क्या? एक ऐसा विचार जो शायद सीधे तौर पर स्रोत में नहीं लिखा है, लेकिन इसी वन थिंग की फिलॉसफी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखिए, अगर ये द वन थिंग का नियम काम, व्यापार या पढ़ाई में इतने बेहतरीन और जादुई नतीजे देता है, हाँ, जो कि हमने अभी देखा, तो क्या इसे जिंदगी के दूसरे अहम हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है? जैसे कि हमारे रिश्ते, ओह, रिलेशनशिप्स। क्या रिश्तों में भी कोई वन थिंग होती है? या फिर क्या लगातार सिर्फ अपने करियर या काम की वन थिंग के पीछे पूरी ताकत से भागने से उस 157वें डोमिनो को गिराने की धुन में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम अनजाने में अपने सबसे करीबियों को ही नजरअंदाज कर बैठते हैं? एग्जैक्टली। क्या एक दिशा में असाधारण फोकस बनाने का मतलब ये है कि जीवन की बाकी दिशाओं में पूरी तरह से अंधेरा छा जाए?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। यही वो उलझन है, यही वो सवाल है जो आखिर में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल, इस पे तो सबको सोचना चाहिए। इस डीप डाइव के आखिर में ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए कि काम की वो एक रबर की गेंद तो हमने गिरने नहीं दी। लेकिन क्या उस चक्कर में जिंदगी की कुछ अहम कांच की